स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब एक बड़ी दिलचस्प खबर जो आ रही है अयोध्या से। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। पहले चरण का काम इस साल दिसंबर के अंत तक पूरा भी हो जाएगा, ये उम्मीद है। और भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को की जानी है। अब 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जा सकते हैं इस समारोह में शामिल होने के लिए। अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल गांधी भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। चर्चा बेवजह बिल्कुल नहीं है। इस चर्चा के पीछे राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ की गुपचुप अयोध्या यात्रा है। पूरी चर्चा राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजय महाजन की अयोध्या यात्रा के बाद शुरू हुई। कुछ दिन पहले वो अयोध्या आए थे। बताया जा रहा है उन्होंने रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से मुलाकात की और उसके बाद से फिर ये चल पड़ा कि भाई अब राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ यहाँ आए हैं तो कहीं राहुल गांधी के आने की कोई जमीन वो तैयार नहीं कर रहे हैं। अब राहुल गांधी का जाना क्यों बड़ी बात होगी? राहुल गांधी का जाना बड़ी बात इसलिए है क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि राहुल गांधी की पार्टी ने यहां सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा भी चल रहा था तब तक भी राम मंदिर का विरोध किया। राहुल गांधी की कपिल सिब्बल उस वक्त केस लड़ रहे थे, उस वक्त दूसरे प्रतिवादी पक्ष की तरफ से, सब हम लोग जानते हैं। अब राहुल गांधी की पार्टी जो है कैसे अब राम मंदिर को ओन करे, ये बड़ा मुश्किल सा एक परिस्थिति में राहुल गांधी फंसे हुए हैं। भाई राजीव गांधी तक तो बड़ा सरल था, जैसे हमने बात की, ताला खुलवाया, वहां पर शिलान्यास करवाया, सब राजीव गांधी ने करा। टीवी सीरियल रामायण जब आना शुरू हुआ था 95 में, राहुल गांधी ने, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब, उस वक्त वो टीवी सीरियल आया था। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस बड़ी दूर जा चुकी है सर अब अयोध्या से। अब राहुल गांधी कैसे कम बैक करें? सारा किया धीरा ही राजीव गांधी का है, क्योंकि एक्चुअली वही तो न मंदिर मिला न राम। शाहबानों के चक्कर में राम मंदिर के ताले खुले, दोनों पक्ष कट गए उनसे। तो वहां से कांग्रेस के उस मुसलमानों को खुश करने के लिए शाहबानों का मामला किया। मुसलमान तो खुश हुए नहीं, वो धीरे धीरे बाबरी तक पूरी तरह से दूसरे नेता ज्यादा खुश करने में कामयाब हो गए, चाहे लालू, चाहे वीपी सिंह, चाहे मुलायम यादव। सो अलग अलग जगह मुसलमानों ने साथ छोड़ा और फिर मंदिर का खुलवाया उन्होंने ताला, तो वो अडवाणी जी एंड मंदिर का मुद्दा बीजेपी ले उड़ी। तो वो तो एक ऐतिहासिक किस्सा है जिसका मुझे नहीं समझ में आता कि वो कैसे तोड़ निकालेंगे। राहुल गांधी अगर मंदिर जाते हैं अयोध्या के, तो देखिए जब वो गुजरात चुनाव हुआ था पिछला वाला, ये 2022 वाला नहीं, 2017 वाला, तब उन्होंने मंदिर राउंड लगाए थे। उस समय भी बहुत चर्चा हुई थी कि अभी अब सडनली मंदिर क्यों जा रहे हैं, क्यों अपने को दिखाने की कोशिश करें। तो 2017 एक अलग मौका था जब एक एंटनी की रिपोर्ट में भी था कि हम इसलिए हारी, कांग्रेस के एक परसेप्शन था कि प्रो मुस्लिम पार्टी है, वो परसेप्शन दूर करने की बात थी। और राहुल गांधी वगैरह गए मंदिरों में, उन्होंने मत्था टेका, आरती उतारी, जो भी किया सब किया। मुझे नहीं लगता 2024 में अगर वो जाते हैं अयोध्या के मंदिर। देखिए एक बात तो हमें आज माननी पड़ेगी, आज की तारीख में राहुल गांधी को अगर वो मंदिर नहीं जाते तब भी कोई एंटी हिंदू नहीं मानेगा, वो छवि खत्म हो चुकी। और अगर मंदिर चले जाते हैं तो वो बीजेपी का हिंदुत्व का कार्ड को कोऑप्ट, मतलब वो अपनी जेब में नहीं डाल सकते क्योंकि वो तो बीजेपी का ही कॉपीराइट रहेगा। तो दोनों तरफ से कोई बहुत, देखिए सर, बीजेपी की कोशिश ये है कि राहुल गांधी को बताया जाए कि इनको मुसलमानों के वोट चाहिए और खासकर यूपी के अंदर मुसलमान। देखिए अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि यूपी के अंदर मुसलमान किसको वोट देगा, कांग्रेस को देगा, सपा को देगा, सब मिलकर लड़ेंगे तो उधर ही देगा। बट मेरा कहने का लिमिटेड जो ऑब्जेक्टिव है कि बियॉन्ड अ पॉइंट, अब राहुल गांधी मंदिर जाएं या नहीं जाएं, उनके सलाहकार क्या कहें नहीं कहें, आज की तारीख में कोई हिंदू ये नहीं कहते, मतलब कोई ये नहीं मानता कि यार ये एंटी हिंदू पार्टी है कांग्रेस या हिंदुओं के खिलाफ है राहुल गांधी। और न जाने से उनको कोई लाभ मिल जाने वाला है क्योंकि वो हिंदुत्व का तो जो वोट है वो तो बीजेपी का ही है। तो ठीक है, जाएं, दर्शन करें, एक मैसेजिंग होती है, एक सिंबॉलिज्म होता है। कहने के लिए बात नहीं रहती कि अरे लो राम मंदिर आपके लिए कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होगी। नहीं, मेरे लिए सिंबॉलिज्म है, उसका कोई फायदा नुकसान खास नहीं होने वाला। कोई मंदिर नहीं है, ये राम मंदिर है, ये बात हमको याद रखनी चाहिए। राहुल गांधी का राम मंदिर जाना क्या एक बड़ी खबर बनेगी अगर ऐसा होता है? यदि राहुल गांधी राम मंदिर जाते हैं तो ये बड़ी खबर होगी, लेकिन जैसे संजीव जिक्र कर रहे हैं उसका फायदा कांग्रेस को क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। वो बड़ी खबर तो होगी जब राहुल गांधी जाएंगे, क्योंकि ये वही पार्टी है जिसका आपने जिक्र कर दिया कि एक जमाने में वो ताला खुलवाते हैं, शिलान्यास करवाते हैं। और जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को, उस दिन, उससे एक दिन पहले विश्व हिंदू परिषद की एकात्म यात्रा खत्म हुई थी जिसमें इंदिरा गांधी खुद आने वाली थी। तो वो बहुत सारा बैकग्राउंड है। और फिर वो तो 1949 में भी जब जवाहरलाल नेहरू थे तब वो वहाँ पे प्रतिमा रखी गई थी। तो ये सारी कहानी अलग है। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस ने
एक एंटी हिंदू स्टैंड लिया, वो चाहे वो राम सेतु का मसला हो, वो राम मंदिर निर्माण का मसला हो। अब उसके बाद आप लगातार धीरे धीरे आते रहे। नरेंद्र मोदी के आने के बाद से क्या हुआ कि हिंदुस्तान का पॉलिटिक्स का एक नैरेटिव बदल गया, पॉलिटिकल पैराडाइम जिसे मैं कहता हूँ वो बदल गया। कि पहले आप एंटी हिंदू या माइनॉरिटी अपीजमेंट के साथ पॉलिटिक्स करते थे, 12% 15% वोट वो और 20% हिंदुओं के जो सो कॉल्ड वोट है 30-35% पे। नरेंद्र मोदी ने उस पूरे पॉलिटिकल पैराडाइम को बदल दिया। अब आप एंटी हिंदू वोट के साथ या माइनॉरिटी अपीजमेंट के साथ नहीं चल सकते। तो राहुल गांधी की एक्सरसाइज वो माइनॉरिटी अपीजमेंट या प्रो मुस्लिम होने से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश है। इससे कोई फायदा बहुत नहीं हो रहा, लेकिन वो हिंदुओं में जो अब वैसे ये हो गया कि वो एंटी हिंदू कोई नहीं मानता राहुल गांधी को, है ना, और उनको हिंदू बनने की भी जरूरत नहीं है। और जो हिंदू वोट है वो बीजेपी के साथ है। नहीं, जो मुसलमान वोटर है उनका क्या, मुस्लिम वोट को क्या वो इससे कुछ दूर होगा उनसे? मुस्लिम वोट कोई दूर नहीं होने वाला, क्योंकि मुस्लिम वोट में ये है कि सारा मुस्लिम वोट एंटी बीजेपी वोट है मोटे तौर पर। जो पार्टी जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता है उसके साथ जाता है, और उसमें ज़्यादातर जगहों पर वो रीजनल पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ है ही नहीं एक्चुअली। अब मुस्लिम वोट बहुत कम बचा है जो कांग्रेस के साथ हो। इस बार ये देखना है कि इंडिया अलायंस का एक कैंडिडेट नहीं, होगा अभी उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में भी देख लें तो समाजवादी पार्टी के पास है, बीएसपी के पास है, पश्चिम बंगाल में अलायंस हो गया, अगर एक ही उम्मीदवार लेकिन उतार देती है वाकई में इंडिया अलायंस, उसी का तो मैं फिर तो जिक्र तय है कर कि रहा कहाँ हूं कि जाएगा राहुल वो। गांधी जी ने सत्येंद्र दास से तो पूछा, उदयनिधि के साथ पूछा है कि नहीं पूछा है? मेरा ये कहना है क्योंकि वो सनातन का एक डिबेट चल रहा है और अब आप राम मंदिर चले जाएंगे, तो वो इंडिया अलायंस में स्टालिन से पूछना ज्यादा जरूरी है सत्येंद्र दास के बजाय। समीर जी, मेरे को ये लगता है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की अब सियासी मजबूरी है राम मंदिर जाने के लिए। जिस हिसाब से सनातन पे लगातार हमला हुआ है, डीएमके की तरफ से हुआ है, बाकी हुआ है, राहुल गांधी और कांग्रेस समझ में आ रहा है कि उत्तर भारत में उनका हिंदू का जो वोट है वो इस सनातन की लड़ाई में पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। और यही कारण रहा कि भोपाल में कमलनाथ ने रैली नहीं होने दी कि आप लोग सब आओगे तो मेरे वोट कट जाएंगे हिंदू के, यहाँ पर मुसलमान वोट नहीं, मुझे हिंदू वोट देते हैं, तो रैली कैंसिल करवा दी कमलनाथ ने। तो कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस उत्तर भारत से पूरी साफ हो चुकी है, जो कुछ अस्तित्व बचा है उनका दक्षिण में बचा हुआ है। अगर उन्हें उत्तर भारत में फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना है, वोट लेना है, तो राहुल गांधी को सिर्फ राम मंदिर नहीं, राहुल गांधी को बाकी मंदिर भी जाना होगा और बताना होगा कि वो सनातन धर्म के साथ है, हिंदुत्व से उनको कोई दुश्मनी नहीं है, और वो खाली मुसलमानों के वोट की चिंता नहीं करते, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक तो वैसे भी पार्टी में बटा हुआ है। देखिए, बात अभी खुल के होने लगी है, जिसका जिक्र अभी संजीव जी ने किया कि वो एक दौर था, पिछला गुजरात का इलेक्शन याद कीजिए, उस वक्त राहुल गांधी खूब मंदिर घूमे थे, गुजरात कर्नाटक दोनों जगह। हाँ, उस वक्त वो उनको सलाह दिया गया था कि ऐसा आप कीजिए, तो वो हुआ, उसकी बड़ी उसको बड़ा चुनावी फायदा भी हुआ, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहननी, ये सारी बातें तब से निकलनी शुरू हो गया। रणदीप सुरजेवाला ने बताया था कि जनेऊधारी ब्राह्मण है, लेकिन सर अब तो उनके लेकिन अब राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो कोई दिखावा जैसा नहीं करना चाहते। राहुल गांधी जहां वो चर्च भी चले जाएंगे, वो मजार भी चले जाएंगे, मंदिर भी होगा तो मंदिर भी चले जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी करके कि नहीं भाई आपको प्रो हिंदू दिखने के लिए टीका लगाना जरूरी है। राहुल गांधी उस फेज को आउटग्रो कर चुके हैं, ऐसा लोग कहते हैं। जो सनातन वाला इशू हुआ है ना, उससे फिर से ये विवाद खड़ा हो गया, जो समीर भी बात कर रहे हैं, वो सनातन वाले इशू पर कांग्रेस अभी बहुत ढुलमुल है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए मैंने कहा कि सत्येंद्र दास की बजाय स्टालिन से पूछे, क्योंकि कांग्रेस को स्टैंड। अब आप सोचिए उनको कितना कंफ्यूजन है कि कमलनाथ बजरंगबली का मंदिर बनवाएंगे, भूपेश बघेल जो है वो राम वन गमन का पूरा प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, अशोक गहलोत खाटू श्याम जी के मंदिर में और वहां जाएंगे, बालाजी के जाएंगे, और आप सनातन की बजाय स्टालिन के साथ चलेंगे। तो ये जो जरा राजस्थान की बात कर लेते हैं यहाँ पर। हमारे विनम्रता से विजय जी से असहमत होना चाहता हूँ। देखिए, स्टालिन की पॉलिटिक्स तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है, उसके कितने छींटे उत्तर भारत में पड़ेंगे? वो उत्तर भारत का बड़ा नेता इतनी एंटी सनातन बात करे, वो तो बीजेपी है जो उसकी बात लेके उड़ रही है उत्तर भारत में। उत्तर भारत में उस तरह के छींटे नहीं आ रहे, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमिलनाडु के अंदर वो राजनीति होनी है वो, लेकिन यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। तो उन्होंने वहां तमिलनाडु का मुद्दा उत्तर भारत में बनाने की कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन मेरे ख्याल से अब तक तो कामयाब नहीं हुई। चलिए राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की चुनावी राजनीति में आज बहुत कुछ हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज वहां पर जाएंगे, अपनी पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे, और जो मध्य प्रदेश में हुआ, मंत्री, सांसद, बड़े नेताओं को चुनाव में उतारने का फैसला, उनको टिकट दे दिया गया। बताया जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी बीजेपी अपना सकती है। कुछ बड़े नामों की चर्चा जो है वो चल रही है कि जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, इनको उतारा जा सकता है क्या चुनाव में? जो राठौड़ साहब हैं, राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी सांसद हैं, इन लोगों को क्या चुनाव में उतारा जाएगा? इसकी चर्चा जो है अब चलना शुरू हो गई है। तो अब ये क्या बता रहा है? क्योंकि
ये तो हर कोई मानता है कि भाई मध्य प्रदेश की तुलना में राजस्थान का चुनाव बड़ा थोड़ा कंफर्टेबल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप कह सकते हैं काफी कंफर्टेबल है। फिर भी यहां पर बड़े नामों को उतार करके शायद कहीं कोई इफबट लग रहा हो तो उसको दूर करने की कोशिश अपनी जीत के आड़े रास्ते में दूर करना चाहती है भाजपा। ये तो बीजेपी की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं उसकी बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं? अशोक गहलोत का आप आज का कार्यक्रम देखिए जरा। आज से उन्होंने 9 दिन की एक यात्रा शुरू की है। इस यात्रा में उन्होंने, ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का मंत्र जो है वो अपनाया। नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, पहले वो 19 के चुनाव से पहले कहते थे 2022 हमारा लक्ष्य है, 2022 तक हमको भारत ऐसा बनाना है, किसानों की आय दुगनी कर देनी है। अब 2047 की बातें होने लगी हैं। अशोक गहलोत भी 2030 की बात कर रहे हैं कि 2030 तक हमको विकसित गुजरात बनाना। तो वो मैंडेट जो मांग रहे हैं इस चुनाव का नहीं, अगले चुनाव का भी मांग रहे हैं अभी। और इस 9 दिन की यात्रा के अंदर वो बालाजी मंदिर भी जाएंगे, सालासर मंदिर जाएंगे, वहां जाके दर्शन करेंगे, खाटू श्याम जी के मंदिर भी जाएंगे। और इसके अलावा खुद माली समुदाय से हैं, वो ओबीसी हैं, तो बागवानों के साथ उनकी मुलाकात है, ज्योतिषियों के साथ उनकी मुलाकात रखी गई। यानी समाज के हर तबके के बीच में वो जाकर के काम करने की कोशिश कर रहे। तो हमारे साथ चूंकि खबरों की दुनिया के बेताज बादशाह संजीव जी हैं, ये इन्होंने मुझे अभी विजय जी ने मुझे बताया। जब तक आप अपना बयान वापस नहीं लेंगे, मैं इस अगले सवाल का जवाब और राजस्थान, आप राजस्थान में जब राजस्थान जाते हैं, सीट, आप राजस्थान में जाएं और वो आप किसी से पूछे राजस्थान का मेरा नाम तो किसी फिर सूची में जवाब आ आया जाता है संजीव श्रीवास्तव। तो संजीव श्रीवास्तव जी बताएंगे आपको कि गहलोत साहब की मेहनत जो है वो कितना रंग ला रही है, या बीजेपी बहुत आगे? देखिए, एक बात सब मानेंगे मेरे ख्याल से कि आज से 3-6 महीने पहले ये सवाल आप पूछते तो लोग बड़े आराम से उत्तर दे देते कि भाई कांग्रेस हारेगी, बीजेपी आएगी। पिछले 25 साल से 4-5 चुनावों से यही परिपाटी चल रही है, 98 से तो डेफिनेटली यही है। लेकिन जिस तरह से एक कैंपेन ब्लिट्स लॉन्च किया है, एक इतना ज़बरदस्त प्रचार प्रसार हो रहा है और उस तरह की स्कीम्स का हो रहा है जो कितना असर कर रही है ज़मीन पे, इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन असर कर रही हैं, लाभार्थी हैं, लोगों को लाभ पहुंच रहा है, वो निर्विवाद है। अशोक, हाँ, चिरंजीवी स्कीम सबको उसका लाभ मिल रहा है, हर बीमार उसका फायदा उठा पा रहा है शायद नहीं, लेकिन जो भी उठा पा रहा है वो तो उसको तो मिल ही रहा है। तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर तो मिल ही रहा है जितनों को भी मिला है अब तक। फ्री मोबाइल मिलने की बात है, बालिकाओं को स्कॉलरशिप की बात है, मतलब जिसको थोड़ा चलती हुई भाषा में बोले तो झाम बांध रखी है अशोक गहलोत ने। उस तरह प्रचार तो जबरदस्त है, कोई शक नहीं। और सौगात भी जबरदस्त दे रहे हैं, जिसको बीजेपी रेवड़ी कह रही है, वो कह रहे हैं जनता का पैसा है, जनता के बीच वापस जा रहा है। तो अब क्या कम से कम परसेप्शन के लेवल पे एक चुनाव कंटेस्ट बन गया, और कंटेस्ट इसलिए भी ज्यादा बन गया कि बीजेपी ने वसुंधरा का नाम आगे नहीं किया है, जो एक तरह से, क्योंकि 2 बार चीफ मिनिस्टर रही हुई तो बड़ा नाम था, बड़ा चेहरा था, उसके फायदे नुकसान जो भी होते, लेकिन वो बड़ा चेहरा फिलहाल मंच से गायब है उस तरह से चीफ मिनिस्टर की रेस से। कांग्रेस की प्रॉब्लम है, सचिन पायलट वगैरह, ये सब घिसी पिटी बातें हैं, सबको सब मालूम है। बट अब इलेक्शन में क्या होगा, हाँ मुझे आज भी लगता है कि बीजेपी की एज है, बट वो कितनी रहेगी, टिकट्स किस तरह से रहेंगे। देखिए, बीजेपी अनलाइक 2018 का चुनाव चाहे कांग्रेस वगैरह जीते, लेकिन उस समय फिर पुलवामा हुआ, ये हुआ, सब चीजें हुई, बीजेपी धड़ल्ले से जीती। इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी ये समझ रही है, या उनका सोच है कि अगर हम ये विधानसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं होता और हम सब जगह धड़ल्ले से नहीं जीतते, तो उसका प्रतिबिंब, उसकी छाया कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कुछ पड़ेगी। तो लोकसभा चुनाव में अगर राजस्थान में से वापस 25 में से 25 लानी है, एक सीट के अलावा आपको 29 में से 28 फिर लानी है एमपी में, तो आपको इन स्टेट्स में अच्छा परफॉर्म करना है। इसलिए आपने बेस्ट बेट आगे ला रहे हो। ये सारे केंद्रीय मंत्री। संजीव से एक चीज समझनी चाहिए सौरभ, संजीव के होने का फायदा, कि वसुंधरा की एब्सेंस को क्या बेस्ट बेट समझते हो? संजीव जी, माइक पे थोड़ी सी दिक्कत है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, मैं तब तक हम लोग आगे बात करते हैं। अगर बीजेपी मध्य प्रदेश की तरीके से बड़े नाम उतारती है, आपको लगता है कि आप पहले तो इसकी क्या जरूरत है राजस्थान में, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत चुनाव लड़ जाएं, अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ जाएं, तो देखिए, जरूरत है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, जैसे संजीव ने भी अभी जिक्र किया कि थोड़ा एज है, लेकिन वो एज इतनी कंफर्टेबल नहीं है कि वो सरकार बना ही लेगी, इतनी गारंटी से पार्टी कह सकती हो। और जिस तरह से वसुंधरा जी की एब्सेंस हुई है, तो उसको भी कॉम्पनसेट करना है, तो जो एमपीज हैं, यदि वो आते हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 6-7 विधानसभा होती है, 8 होती है नॉर्मली, लेकिन 6-7 कम से कम होती है। तो 6-7 विधानसभा क्षेत्रों में भी जो दूसरी सीट्स हैं उन पर भी फर्क पड़ता है, और उनकी सीट पक्की हो जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने बड़ा काम किया है कि जो मुश्किल सीटें थी वो बड़े चेहरों को दी है, जो
हमने चर्चा की, तोमर साहब को दी, विजयवर्गीय को दी, तमाम लोगों को, पार्टी को। तो ऐसे ही यदि कांग्रेस वाली सीटों को भारतीय जनता पार्टी अपने एमपीज को दे दे, क्योंकि बीकानेर भी एक मुश्किल जगह अब है, जैसे मध्य प्रदेश जोधपुर में है, चेहरों गजेंद्र को सिंह उतारने के बाद शेखावत। चर्चा शुरू हुई कि ये आपके हो सकता है कि आने वाले मुख्यमंत्री हों, अगर हम जीत गए तो उनमें से कोई एक वो नाम। भी एक नाम हो क्या सकता है। ऐसा ही राजस्थान में भी क्योंकि कुछ शुरू होगा कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री होगा? वसुंधरा जी को तो आउट कर ही दिया है, तो अब नया मुख्यमंत्री की चेहरा फाइनल है वो। तलाशना। हाँ। ये बात फाइनल है, स्टैंप मतलब लग मोटे गई। तौर पर अब ये तो अमित शाह जी बता सकते हैं या संजीव जी बता सकते हैं। आज मेरी क्लास होना तय है। नहीं, संजीव जी ने तो ठीक है। कहा कि बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। और दूसरी बात, आप इन सबको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बता रहे हैं। मेरा माइक सही चल रहा है? आवाज तो जा ही रही है। अच्छा, तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है जो मैंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान या गांधी परिवार जिस तरह से अशोक गहलोत जी से नाराज है, बहुत चर्चा है कि अशोक गहलोत का ही कहीं कंटिन्यूएशन, मतलब मोदी जी और अशोक जी के कैसे संबंध हैं, इस पे भी एक चर्चा रहती है। क्योंकि कई चीफ मिनिस्टर्स इस समय सारे चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के नजदीक रहें, और जिस तरह की पॉलिटिकल इक्वेशन राजस्थान में है उस पर भी एक चर्चा है। वो कितनी सीरियस है, क्या अंदर की बात है, किसी को गहलोत जी और मोदी जी की नजदीकी है। नहीं, लेकिन मोदी देखिए जी का कंफर्टेबल रिश्ता तो है, लेकिन मोदी जी अशोक गहलोत को लेकिन चुप से बनवाना मोदी चाहेंगे। जी नहीं CM तो नहीं बनाना चाहेंगे नहीं अशोक गहलोत। बनवाना चाहेंगे। लेकिन आप देखिए, आज से 1-1.5 साल पहले जिस तीखे अंदाज में अशोक गहलोत प्रधानमंत्री पे प्रहार करते थे, वो आज नहीं। वो तेवर गायब है। ये बड़े चेहरे उतारने की क्यों जरूरत है बीजेपी को राजस्थान में? नहीं, यह पार्टी का निर्णय, ऐसा पार्टी को अगर लगता होगा कि अगर बड़े चेहरे को उतारने से संगठन ज़्यादा काम करेगा, जो हारी हुई सीटें अगर वहाँ बड़े चेहरे को उतार देते हैं तो सीट अपने पक्ष में ले सकते हैं। मेरा यह कहना है कि बेसिकली भाजपा और कांग्रेस में बड़ा फर्क है राजस्थान की राजनीति को लेकर। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में ऊपरी स्तर पर भले ही वो दिखा दे कि हमारे बीच अब वाद विवाद नहीं है और हम एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर दोनों के जो कैडर है, दोनों के जो है, भयानक आपस में तलवारें खिंची। अभी देखिए अशोक गहलोत के जो सलाहकार है, विधायक है, अपने उनके क्षेत्र में भाषण नहीं दे पाए। सचिन पायलट जिंदाबाद और सचिन पायलट के कार्यकर्ताओं ने उन्हें नारे लगाए और भाषण नहीं देने दिया, तो उन्हें कहना पड़ा बड़े मन से कि सचिन पायलट मेरे भी नेता है। तो राजस्थान की जमीनी स्तर पर इन दोनों में जो तलवारें खिंची हुई, इसके कारण राजस्थान में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कैसे सचिन के कैंप को एडजस्ट करे, कैसे अशोक गहलोत को एडजस्ट करे। भारतीय जनता पार्टी के संग ये बड़ी समस्या नहीं है, वहां पर संगठन मजबूत है, कौन बनेगा केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा। गैप है लेकिन अभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अभी चुनाव की दौड़ में आपको लगता है? मुझे लग रहा है कांग्रेस कंफर्टेबल, बीजेपी कंफर्टेबल सरकार बनाएगी वहां पर, बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में, बिल्कुल इसमें इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।